नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महिला आंचल के कल वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से कुछ आदमी आए हैं जो मेरीगंज गांव में रिसर्च सेंटर खोलना चाहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से बालदेव, रामकृपाल सिंह और विश्वनाथ प्रसाद सिंह मेन भूमिका में नज़र आते हैं। और इधर भोज की तैयारी हो रही है, जिसमें लक्ष्मी, सेवादास, रामदास और उसमें भी बालदेव की अग्रगण्य भूमिका नजर आती है। तो चलिए चलते हैं छठे भाग की ओर। बालदेव जी को रात में नींद नहीं आती है। जब वह मठ पर से मीटिंग के बाद आता है तो बालदेव जी को रात में नींद नहीं आती है। मठ से लौटने में देर हो गई थी। लौटकर सुना कि खिलावन भैया को तबीयत खराब है, आंगन में सोए हैं। यदि कोई आंगन में सोया रहे तो समझ लेना चाहिए कि तबीयत खराब हुई है, बुखार हुआ है या सर्दी लगी है अथवा सिर दर्द कर रहा है। जिसको आंगन वाली ही नहीं, आंगन वाली मतलब पत्नी ही नहीं, जिसको आंगन वाली ही नहीं वह आंगन में क्या सोएगा। आंगन में सोने का अर्थ है आंगन वाली के हाथों की सेवा प्राप्त करना। खाने के समय भौजी से मालूम हुआ कि पेट में बाय हो गया है। कड़वा तेल लगाकर पेट ससारते समय गो गो बोलता था। भौजी भी बहुत अनमनी थी और दिनों की तरह बैठकर बातें नहीं की भौजी ने। भौजी बोरसी, बोरसी मीन्स अंगेठी, भौजी बोरसी के पास बैठकर हुक्का पीती रहती थी। बालदेव जेल की गप सुनाया करता था। बालदेव जी की आज पंचायत की गप भौजी को सुनाते, लेकिन आज गप जमाने का लक्षण नहीं देखकर सोने चले आए हैं। नींद नहीं आती है। जेल का बीटी कंबल आज बड़ा गड़ रहा है। खद्दर की धोती मैली होने पर बहुत ठंडी हो जाती है। बार बार लक्ष्मी दासिन की याद आती है। आते समय कह रही थी, आज यहीं प्रसाद पा लीजिए बालदेव जी। प्रसाद, लक्ष्मी के शरीर का सुगंध। आज माँ की भी याद आती है। गांव के लोग बालदेव को टुरवा कहते हैं। टुरवा मतलब अनाथ कहते हैं। सुनकर माँ बहुत गुस्सा होती थी। बाप के मरने पर कोई टूअर नहीं होता। बाप मरे तो कुंवर और माँ मरे तो टूअर। मेरा बालदेव तो कुंवर है, मेरा बालदेव टूअर नहीं है। ऐसा लगता है माँ ने अभी तुरंत ही पीठ सहलाई है। याद आती है माई जी की। माई जी जो रामकिशुन बाबू की स्त्री हैं। पहले पहल सभा हुई थी चंदनपट्टी में। सभा में रामकिशुन बाबू, उनकी स्त्री, चौधरी जी और तिवारी जी आए थे। अलबत रूप था रामकिशुन बाबू का। बड़ी बड़ी आंखें, भाखन देते थे जैसे बाघ गरजे। सुनते हैं जब वकालत करते थे तो बहस करने के समय पुरानी कचहरी की छत से प्लस्तर झड़ने लगता था। क्या मजाल की हाकिम उनके खिलाफ राय देते। लेकिन महात्मा जी का उपदेश सुनकर एक ही दिन में सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। महात्मा जी यानी महात्मा गांधी के उपदेश सुनकर स्त्री के साथ गांव गांव घूमने लगे। माई जी की पाँव की चमड़ी फट गई थी। लहू से पैर लथपथ हो गए थे, लाल उड़हुल जैसा। माई जी का दुख देखकर, राम किशुन बाबू का भाखन सुनकर और तिवारी जी के गीत सुनकर वह अपने को रोक नहीं सका था। कौन संभाल सकता था उस टान को। लगता था कि कोई खींच रहा है। गंगा रे जमुनमा की धार, नैनवा से नीर भरी, फुटल भारतीया के भाग, भारत माता रो रही। माई जी की पाँव की चमड़ी फट गई थी। भारत माता रो रही थी। वह उसी समय राम किशन बाबू के पास जाकर बोला था कि मेरा नाम सुराजी में लिख दीजिए। कौन बोला था? बालदेव बोला था। और उस दिन की सभा में 3 आदमियों ने नाम लिखाया था। सुराजी में कौन कौन नाम लिखाया था? यानी स्वराज के जो मांगने का जो आंदोलन चल रहा है उसमें हम लोग भी साथ देंगे, वही हो गया सुराजी। उसमें 3 आदमियों ने और नाम लिखवाया था। कौन कौन? बालदेव, बावनदास और चुन्नी गोस्वामी। यह भी प्रश्न बनता है, कौन कौन नाम लिखाया था चंदनपट्टी में? बालदेव, बावनदास और चुन्नी गोस्वामी।
चौधरी जी उसे जिला ऑफिस में ले आए थे। माई जी बराबर ऑफिस आती जाती थी। कभी गुस्सा होते नहीं देखा माई जी को। जब बोलती थी तब हंसकर। एक बार देहात से लौटते समय उसको बुखार हो गया था। देह जल रहा था, सिर फटा जा रहा था, कोई होश नहीं। रात में आँख खुली तो जी बड़ा हल्का हुआ। कैसे हो बालदेव भाई? कौन? बावन? गर्दन उठाकर देखा तो माई जी पास ही कुर्सी पर बैठी हुई है। कैसे हो बोलो? बुखार तो था तो देहात क्यों गया था? सो जाओ। माथे पर हाथ रखते हुए माई जी बोली थी। बुखार उतर गया था। माई जी के हाथ रखते ही नींद आ गई थी। दूसरे दिन बावन दास ने कहा, माई जी को जैसे ही मालूम हुआ कि तुमको बुखार है, वैसे ही मुझे साथ लेकर ऑफिस आई और जंतर लगाकर बुखार देखते ही चिल्लाने लगी, पानी लाओ, पानी लाओ, पंखा दो। उसी समय से माथे पर पानी की पट्टी देती रही 12 बजे रात तक। भगवान भी कैसे हैं, अच्छे आदमी को ही अपने पास बुला लेते हैं। 2 साल के बाद ही रामकिशुन बाबू एक दिन बुखार में स्वर्गवास हो गए। हे भगवान, उस दिन माई जी की और कौन देख सकता था? देखने की हिम्मत नहीं होती थी। भाग 7। प्यारू को सबों ने चारों ओर से घेर लिया है। डॉक्टर साहब का नौकर है। डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? तुम्हारा क्या नाम है? कौन जात है? दुसाद मत करो, गहलौत बोलो, गहलौत, जनेऊ नहीं है। बालदेव जी प्यारू को भीड़ से बाहर ले आते हैं। भाई तुम लोगों ने आदमी नहीं देखा है कभी? जाओ अपना काम देखो। हलवाई जी लोगों के पास कौन है? वहाँ जो भंडारा हो रहा है तो वही बालदेव पूछता है कि हलवाई जी के पास कौन है? बालदेव जी सबों के नाम के साथ जी लगाकर बोलते हैं। रामकिशुन आश्रम में लीडर लोग इसी तरह सबों के नाम के साथ जी लगाकर बोलते हैं, जैसे ड्राइवर जी, ठेकेदार जी, हरिजन जी। पूछताछ के बाद मालूम हुआ कि जो प्यारू है वह डॉक्टर साहब के पास नौकरी करने आया है। रौतहट स्टेशन में जो हेमापोथी के डॉक्टर हैं, प्यारू उसके यहाँ 5 साल नौकरी कर चुका है। डॉक्टर साहब देश चले गए। सुना कि मेरीगंज में एक डॉक्टर बाबू आ रहे हैं, सो प्यारू डॉक्टर बाबू के पास नौकरी करने आया है। चूड़ा गुड़ का जलखे मीन्स जलपान करके प्यारू बालदेव जी से कहता है, डॉक्टर बाबू का सामान कहाँ है? टेबल कुर्सी लगाना होगा, अलमारी को झाड़ना पोछना होगा, पानी के ढोल के पास एक बॉल यानी कठौत रखना होगा, एक साबुन और एक गमछा। डॉक्टर बाबू आते ही पहले साबुन से हाथ धोएंगे। सचमुच प्यारू डॉक्टर साहब का पुराना नौकर है। टेबल कुर्सी ठीक से लगा दिया है। 3 पैर वाली लोहे की सीढ़ी पर पानी का ढोल रख दिया। सीढ़ी में ही लगी हुई गोल कहीं में ललमुनिया यानी अल्मुनियम का कठौत बिठा दिया है। ढोल में कल लगा हुआ है। कल टिपने से पानी गिरने लगता है। बक्सर से गमछा निकाल वही लटका दिया है। खस्सी बकरी की अतरी का भीतरी हिस्सा जैसा रोयादार होता है वैसा ही गमछा है, यानी उस समय जो टॉवल है उसी की बात कर रहा है कि खस्सी बकरी की अतड़ी का भीतरी हिस्सा जैसा रोयादार होता है वैसा ही गमछा है। साबुन? साबुन नहीं है? अरे कपड़ा धोने वाला साबुन नहीं, गमकौआ साबुन चाहिए। भगत की दुकान में गमकौआ साबुन कहाँ से आवेगा? गमकौआ साबुन तो कटिहार में ही मिलता है। अब देखिए कमली का नाम आता है। तहसीलदार साहेब की बेटी कमली जो गमकौआ साबुन से नहाने लगती है तो सारा गांव गम 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 करने लगता है। तहसीलदार साहब कहते हैं कि कमली दीदी से साबुन मांग कर ले आओ। सचमुच प्यारू पुराना डॉक्टरी नौकर है। बड़े मौके से वह आ गया है, नहीं तो इतना इंतजाम कौन करता। बेला झुक गया है, अब डॉक्टर बाबू भी आ जाएंगे। तहसीलदार साहब कहते हैं भुरुकवा उगने के पहले ही बैलगाड़ियों को रवाना कर दिया है। साथ में गया है अगमू चौकीदार। सारा गांव महक रहा है। मेले में ठीक ऐसे ही महक हो रहती है। तहसीलदार साहब के गुहाल में हलवाई लोग सुबह से ही पूड़ी जिलेबी बना रहे हैं। पूड़ी बनाकर ढेर लगा दिया है। गांव के बच्चे सुबह से ही जमा हैं।
राजपूत और कायस्थ के बच्चे दूसरे टोले के बच्चों को उधर नहीं जाने देते हैं। भागो, छू जाएगा। सिंह जी खुद जाकर खिलावन सिंह यादव को पकड़ लाते हैं। तहसीलदार, देखो इसके पेट में बाय उखड़ गया है, भोज खाने के पहले ही अनसज्जी हो गई है। अरे भाई, औरतों की तरह रूठने से क्या फ़ायदा? तुम ही कहो तहसीलदार, हम ठीक कहते हैं कि नहीं? लड़ो झगड़ो और फिर गले मिलो, या रूठने का क्या माने? हमको तो बालदेव से मालूम हुआ। जाकर देखो तो काक भुसुंडी इसके कान में मंत्र पढ़ रहा है। ए बालदेव, सुनो, डॉक्टर साहब आए तो पहले इसी का इलाज कराओ और इसके बारे में कहना कि इसका 8वां महीना है। सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं। कहाँ? पछियारी टोला के पास 5 बैलगाड़ियाँ आ रही है। अगमू चौकीदार आगे आगे दौड़ता हुआ आ रहा है। डॉक्टर साहब टोपा पहने हुए हैं। अगमू आ गया। कंधे पर क्या है? बक्सा। काम काज छोड़कर सभी जमा हो गए। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। हट जाइए, अगमू कहता है। डॉक्टर साहब बोले हैं कि इंतजाम से रखना। जो बक्सा लेके आया है उसको कह रहा है कि डॉक्टर साहब बोले हैं इंतजाम से रखना, ठेस नहीं लगे, बेतार की खबर है। बालदेव जी कहते हैं, रेडी है, रेडी। क्या लेके आता है? रेडियो लेके आता है। उसी को बालदेव जी क्या कहते हैं? रेडी है, रेडी। अब सुनिएगा रोज बम्बई कलकत्ता का गाना, महात्मा जी का खबर, पटुआ का भाव, सब आएगा इसमें। तार में ठेस लगते ही गुस्सा कर बोलेगा, बेवकूफ़, बिना मुंह धोए पास में बैठे ही तुरंत कहेगा, क्या आपने आज मुंह नहीं धोया है? जुलूम बात है। डॉक्टर साहब सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। डॉक्टर साहब भी हंसते हुए हाथ जोड़ते हैं। बालदेव जी जय हिंद कहते हैं। देखा देखी कलिया भी आजकल जय हिंद कहता है। प्यारू समियाने में कुर्सी लाकर रखता है। डॉक्टर साहब के हाथ से टोप ले लेता है। डॉक्टर साहब के चेहरे का रंग एकदम लाल है, लाल टेस लाल। मोछ नहीं है क्या? नहीं, मोछ सफ़ा चटकटाए हैं। बालदेव जी हाथ जोड़कर पूछते हैं, रास्ते में कहीं तकलीफ तो नहीं हुई? सब तैयार है, भोजन कर लिया जाए। इनका नाम विश्वनाथ प्रसाद है, राजा परबंगा के तहसीलदार हैं। सबका परिचय बालदेव जी करवा रहे हैं कि इनका नाम विश्वनाथ प्रसाद है, राजा पारबंगा के तहसीलदार हैं। और इनका नाम राम कृपाल सिंह है, राजपूत टोली के मालिक हैं। और इनका नाम खिलावन सिंह यादव है, यादव छतरी टोले के हैं। और इनका नाम क्या है? कालीचरण है। वहाँ पे कौन कौन है? इनका नाम कालीचरण है, बड़ा बहादुर नौजवान है और ये लोग स्कूलिया है। आइए बाबू साहब, आप लोग डॉक्टर साहब से बतियाइए। इस गांव के महंत साहब ने अस्पताल होने की खुशी में गांव वालों को आज भंडारा दिया है। डॉक्टर साहब हाथ जोड़कर सबों को फिर नमस्कार करते हैं। कहते हैं, हम अभी नहीं खाएंगे, सबको खिलाइए। सचमुच प्यारू पुराना नौकर है। देखो, डॉक्टर बाबू ने सबसे पहले साबुन से हाथ धोया है। मठ से महंत साहेब, कोठारिन लक्ष्मीदासिन, रामदास और 2 मूर्ति आई है। 2 मूर्ति मतलब 2 व्यक्ति और आए हैं। महंत साहब की बैलगाड़ी के आगे एक साधु तुरही फूंकता हुआ आ रहा है। धू 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 धू। तुरही की आवाज़ सुनते ही गांव के कुत्ते दल बांधकर भौंकना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे नवजात पिल्ले तो भौंकते भौंकते परेशान हैं। नया नया भौंकना सीखा है ना। सबसे पहले काली थान में पूड़ी चढ़ाई जाती है। जो भंडारा हो रहा है उसके लिए सबसे पहले काली थान में पूड़ी चढ़ाई जाती है। इसके बाद कोठी के जंगल की ओर 2 पुड़ियाँ फेंक दी जाती है, जंगल के देव देवी और भूत पिशाच के लिए। इसके बाद साधु और बाभन भोजन। बालदेव जी ने बहुत कहा लेकिन डॉक्टर साहब नहीं माने। प्यारू ठीक कहता है कि डॉक्टर लोग हलवाई की बनाई पूड़ी जलेबी नहीं खाते हैं। कल के चूल्हे पर प्यारू डॉक्टर बाबू के लिए भात बना रहा है। जल्दी से बीजे, मतलब खाना पीना ख़त्म हो तो बेतार की खबर का गाना सुने। क्या आज गाना नहीं होगा? हाँ भाई, कल कब्जा की बात है, इतना जल्दी कैसे होगा?
फिर कटिहार जंक्शन में रेलगाड़ियों और मिलों का अभी इतना शोरगुल होता होगा कि यहाँ तक खबर भी आ नहीं सकेगी। बीजे बीजे तब सब जगह, जैसे भंडारा होता है तो गांव में बीजे बीजे होता है, तो सब जगह बीजे बीजे हो रहा है। हर टोले के लोग अलग अलग पंगत में बैठे हैं। अपने अपने बगल में एक फाजिल पत्ता लगा दिए हैं, एक्स्ट्रा पत्ता लगा दिए हैं। अपने अपने घर की जनाना लोगों के लिए कम बेस नहीं, मतलब जो एक्स्ट्रा लगा है वो अपनी अपनी पत्नी के लिए लगाया गया है। महंत साहब रात में भोजन नहीं करते हैं। सदगुरु हो डॉक्टर साहब, आपको कितना मुसहरा मिलता है? 200। तब पूछता है कौन? महंत साहब। हाँ हाँ हाँ, यहाँ ऊपरी आमदनी भी होगी। असल आमदनी तो ऊपरी आमदनी होता है। बहुत अच्छा हुआ, गांधी जी तो अवतारी पुरुष है। डॉक्टर साहब, आज से करीब 5 साल पहले एक बार हमारी आंखें आई, उसके बाद 2 महीने तक आँखों में लाली छाई रही। पुरैनिया के सिविल सर्जन साहब को 50 रुपया फीस देकर दिखलाया। बहुत दिनों तक इलाज भी करवाया, मगर सब बेकार। अब तो आप आ गए हैं, अब तो अपने घर के डॉक्टर हुए। लक्ष्मी दासिन टकटकी लगाकर डॉक्टर साहब को देख रही है। कितना सुंदर पुरुष है। बेचारे का इस देहात में मन नहीं लग रहा है। नौकरी कोई भी हो, आखिर नौकरी ही है। मन घर पर ही टंगा हुआ होगा। बीवी बच्चों की याद आती होगी। कुछ दिनों में मन लग जाएगा, फिर बाल बच्चों को भी ले आवेंगे। अचानक वह पूछ बैठती है, आपके घर पर और कौन कौन है डॉक्टर बाबू? तब प्रशांत जवाब देता है, जी। डॉक्टर ने जरा हकलाते हुए कहा, जी मेरा कोई नहीं, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। लक्ष्मी समझ लेती है यह सवाल पूछना उचित नहीं हुआ। उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा है कि उसने ऐसा प्रश्न किया ही क्यों। कभी कभी सभी के साथ ये भी होता है कि जब सवाल पूछ लेते हैं और फिर लगता है कि ऐसा सवाल हमने क्यों पूछा। मेरा कोई नहीं, कोई नहीं। भाग 8। लक्ष्मी का भी तो इस संसार में कोई नहीं। जी मेरा कोई नहीं। लक्ष्मी सोचती है कि उसका दिल इतना नरम क्यों है, क्यों वह डॉक्टर को देखकर पिघल गई है। वह अच्छी बात नहीं। सतगुरु मुझे बल दो। सतगुरु के सिवा कोई भी उसका नहीं। माँ की याद नहीं आती, पर साहा मठ के पास अपनी झोपड़ी की याद आती है। बहुत छोटी थी तो उसकी माँ मर गई थी, इसलिए कहती है माँ की उतनी याद हमको नहीं है। लेकिन याद क्या है? वह जो झोपड़ी में पहले रहती थी उसी का। सुबह होते ही बाबूजी कंधे पर चढ़ाकर मठ पर ले जाते थे। महंत राम गोसाई कितना प्यार करते थे। आ गई लच्छो, आ गई। ले मिश्री खाएगी लच्छो, चाय पिएगी? भंडारी एक कटोरे में 4 चूड़ा दे जाता था। बाबूजी ठहरकर महंत साहब के लिए गांजा तैयार करते थे। 1 चिलम, 2 चिलम, 3 चिलम पीते पीते महंत साहब की आंखें लाल हो जाती थी। कभी कभी बाबूजी भी थर थर काँपने लगते थे। भंडारी दही ला कर देता था। खा लो रामचरण भाई, नशा टूट जाएगा। किसका नाम है रामचरण? लक्ष्मी के पिता का। बाबूजी को महंत साहब बहुत मानते थे। कोई काम नहीं, दिन भर महंत साहब की धुने के पास बैठे रहो, गांजा तैयार करो, चिलम चढ़ाओ। मठ पर ही हमारा खाना पीना होता था। गांव में जब हैजा फैला तो बाबूजी को महंत साहब ने कहा, रामचरण तुम मठ पर ही रहो। उन दिनों दिन भर में कभी चिलम ठंडी नहीं हो पाती थी। एक दिन महंत साहब का बीजक जल गया। न जाने कैसे चिलम की आग बीजक पर गिर पड़ी। महंत साहब ने रोते हुए कहा था, रामचरण साहब क्रोध कीन है, दंड भोगना पड़ेगा, अमंगल होगा। दूसरे ही दिन मठ के एक साधु का मुंह पेट चलने लगा। दूसरे दिन उस साधु ने देह त्याग दिया तो महंत साहब बीमार पड़े। बाबूजी ने महंत साहब की बड़ी सेवा की। शरीर त्यागने के पहले महंत साहब ने कहा था कि रामचरण एक बार आखिरी चिलम पिलाओ बेटा। बाबूजी चिलम तैयार करने के लिए धूली से आग लेने ही गए थे कि धुनी में ही उल्टी होने लगी। महंत साहब ने शाम को और बाबूजी ने सुबह को काया बदल दिया। दोनों की मृत्यु हो जाती है, महंत की भी और
इसके पिता रामचरण के भी। भंडारी ने दूर से ही बाबूजी का दर्शन करा दिया था, क्योंकि हैजा से मृत्यु हुई थी। भंडारी ने कहा था कि मरे हुए आदमी के पास नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, वो सोच ही रही थी, तभी वो जो सेवादास है वो चिल्लाता है, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। आई लक्ष्मी कुनमुनाते हुए उठती है। उस दिन बीजक छूकर कसम खाए थे, आज फिर पुकारने लगे, सतगुरु हो, तुम्हारी बुलाहट कब होगी, बुला लो सतगुरु अपने पास दासी को। लक्ष्मी, जब सेवादास कहता है लक्ष्मी, तब कहती है लक्ष्मी, महंत साहब चित्त को शांत कीजिए, सतगुरु का ध्यान कीजिए, सब माया है, सब माया है लक्ष्मी, लेकिन एक बार तुम मेरे पास आओ। बात यह है कि अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसके हाथों में मगरमच्छ का बल आ जाता है। अंधे की पकड़ लाख जतन करो, मुट्ठी टस से मस नहीं होगी। हाथ है या लोहार की संडसी और दंतहीन मुंह का दुर्गंध लार। महंत साहब सुनिए, रामदास धुनी के पास ही है। महंत साहब, अरे रामदास जल्दी उठो जी, महंत साहब को क्या हो गया है। तभी उनका स्वर्गवास हो जाता है, किसका, सेवादास का। और उसी दिन क्या था, भंडारा था। महंत साहब को सतगुरु ने अपने पास बुला लिया। सुबह को सारे गांव के लोग जमा होते हैं। महंत साहब सिद्ध पुरुष थे। मृत्यु कैसे होती है और इसको कैसे प्रकट किया जाता है। महंत साहब सिद्ध पुरुष थे। इच्छा मृत्यु हुई है। रात को बैठकर गांव के बूढ़े बच्चों को खिलाकर आए और रात में ही चोला बदल लिए। दुनिया में ऐसी मरनी सबों को नसीब हो। ज्ञानी महात्मा थे। बालदेव जी कहते हैं, सभी अपना अपना वक्तव्य रखते हैं, बड़े भाग से ऐसे लोगों का दर्शन मिलता है। हमको तो दर्शन मिला, लेकिन सेवा का अवसर नहीं मिला, हमारा भाग है। बालदेव जी, आप तो दास हैं। लक्ष्मी कहती है, जी मेरी माँ भी दास थी, मांस मछली छत्ती भी नहीं लेती थी। तब तो आप गर्भदास हैं, फिर कंठी क्यों नहीं ले लेते। बालदेव जी जरा होठों पर हंसी लाकर कहते हैं, कोठारिन जी, असल चीज़ है मन, कंठी तो बाहरी चीज़ है। दूसरा साधु होता तो कंठी को बाहरी चीज़ कहते सुनकर गुस्सा हो जाता। रामदेव गुस्साई होते तो तुरंत चिमटा लेकर खड़े हो जाते, गाली गलौज करने लगते। लेकिन लक्ष्मी शांत होकर कहती है, कंठी बाहरी चीज़ नहीं है बालदेव जी, भेक है, भेक। आप विचार कर देखिए कि जैसे आप यह खद्दर कपड़ा है, मलबल और मालकिन कपड़ा पहनने वाले मन से भले ही महात्मा जी के पंथ को माने, लेकिन आप उन्हें सुराजी तो नहीं कहिएगा। लक्ष्मी को बातों का जवाब देना सहज नहीं। जब जब लक्ष्मी से बातें होती है, बालदेव जी को नई बातों की जानकारी होती है। आप कहती हैं तो ले लेंगे कंठी, किससे लीजिएगा, आप ही दे दीजिए। लक्ष्मी हंस पड़ती है। शोकाकुल वातावरण में लक्ष्मी की मुस्कुराहट जान डाल देती है। कितने सूधे हैं बालदेव जी, मुझे गुरु बनाना चाहते हैं। नहीं बालदेव जी, मैं आपको आचार्य जी से कंठी दिलवाऊंगी। आचार्य जी काशी में रहते हैं। मैं आपको अपना बीजक देती हूँ, इसका रोज पाठ कीजिए। बीजक पाठ से मन निर्मल होता है, अंतर की ज्योति खुलती है। बीजक एक छोटी सी पोथी, ज्ञान का भंडार। बालदेव जी का दिल धक धक कर रहा है। लक्ष्मी कहती है कि सब हाथ का लिखा हुआ है। उस बार काशी से एक विद्यार्थी जी आए थे, बड़े जतन से लिख दिया था, मोती जैसे अक्षर है। बीजक से भी लक्ष्मी की देह की सुगंधी निकलती है। उस सुगंध में एक नशा है। एक पोथी के हर एक पन्ने में लक्ष्मी की अंगुलियों ने परस किया है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। लक्ष्मी को देखने से ही मन पवित्र हो जाता है। कौन सोचता है, बालदेव। इस प्रकार 8वां भाग समाप्त हुआ। अब चलिए चलते हैं 9वां भाग की ओर। इस भाग में डॉक्टर प्रशांत के जन्म की कहानी है, तो देखते हैं। डॉक्टर प्रशांत कुमार जब वहाँ पहुँचता है तो सब पूछते हैं, डॉक्टर प्रशांत कुमार, जात। नाम पूछने के बाद ही लोग यहाँ जात पूछते हैं।
जीवन में बहुत कम लोगों ने प्रशांत से उसकी जाति के बारे में पूछा है, लेकिन यहाँ तो हर आदमी जाति पूछता है। प्रशांत हंसकर कभी कहता है जाति, तो कहता है डॉक्टर। डॉक्टर, जाति डॉक्टर, बंगाली हैं या बिहारी हैं आप? तो डॉक्टर जवाब देता है हिंदुस्तानी। जाति बहुत बड़ी चीज़ है। जात पात नहीं मानने वालों की भी जाति होती है। सिर्फ हिंदू कहने से ही आपका पिंड नहीं छूट सकता। ब्राह्मण है तो कौन ब्राह्मण, गोत्र क्या है, मूल क्या है। शहर में कोई किसी से जाति नहीं पूछता। शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति का आपका पानी नहीं चल सकता। प्रशांत अपनी जाति छिपाता है। सच्ची बात यह है कि वह अपनी जाति के बारे में खुद नहीं जानता है। यदि उसे अपनी जाति का पता होता तो शायद उसे बताने में झिझक नहीं होती। तब शायद जात पात के भेदभाव पर से उसका भी पूर्ण विश्वास नहीं हटता। तब शायद ब्राह्मण कहने में वह गर्व अनुभव करता। हिंदू विश्वविद्यालय में नाम लिखाने के दिन भी प्रशांत को कुछ ऐसे ही समस्याओं का सामना करना पड़ा था। रात भर वह जागा रह गया था। प्रशांत कुमार, पिता का नाम अनिल कुमार बनर्जी, हिंदू ब्राह्मण, सब झूठ। बेचारा डॉक्टर कुमार बनर्जी नेपाल की तराई के किसी गांव में अपने परिवार के साथ सुख की नींद सो रहा होगा। प्रशांत कुमार नामक उसका कोई पुत्र हिंदू विश्वविद्यालय में नाम लिखा रहा है, ऐसा वह सपना में भी नहीं सोच सकता। लेकिन प्रशांत अपने कथित पिता डॉक्टर अनिल कुमार को जानता है। मैट्रिक परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के दिन डॉक्टर अनिल उसके पिता के रिक्त कुष्ठ में आकर बैठ गए थे। बचपन से ही वह अपने जन्म की कहानी सुन रहा था। घर की नौकरानी, बाग का माली और पड़ोस की हलवाई भी उसके जन्म की कहानी जानता था। लोग बरबस उसकी ओर उंगली उठाकर कहने लगते थे, उस लड़के को देखते हो ना, उसे उपाध्याय जी ने कोसी नदी में पाया था। बंगाली डॉक्टरनी ने पाल पोस के बड़ा किया है। फिर लोगों के चेहरों पर जो आश्चर्य की रेखा खिंच जाती थी और आंखों में जो करुणा की हल्की छाया उतर आती थी, उसे प्रशांत ने सैकड़ों बार देखा है। एक लवारिस लाश को भी लोग वैसी ही दृष्टि से देखते हैं। प्रशांत अज्ञात कुलशील है। उसकी माँ ने एक मिट्टी की हांडी में डालकर बाढ़ से उमड़ती हुई कोसी मैया की गोद में उसे सौंप दिया था। नेपाल के प्रसिद्ध उपाध्याय परिवार ने नेपाल द्वारा निष्कासित होकर उन दिनों सहरसा अंचल में आदर्श आश्रम की स्थापना की थी। एक दिन उपाध्याय जी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए रिलीफ की नाव लेकर निकले। झाऊ की झाड़ी के पास एक मिट्टी की हांडी देखी। नई हांडी थी। उनकी स्त्री को कौतूहल हुआ कि जरा देखो ना उस हांडी में क्या है। नाव झाड़ी के पास पहुंची। पानी के हिलोर से हाड़ी हिली और उससे एक ढोड़ा सांप गर्दन निकालकर फो फो करने लगा। सांप धीरे धीरे पानी में उतर गया और हाड़ी से नवजात शिशु के रोने की आवाज़ आई। मानो माँ की धपकी देना बंद कर दिया। बस यही उनके जन्म की कथा है, जिसे हर आदमी अपने अपने ढंग से सुनाता है। आदर्श आश्रम में एक दुखिया युवती थी, स्नेहमयी। स्नेहमयी को उसके पति डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी ने त्याग कर एक नेपालिन से शादी कर ली थी। उपाध्याय जी की आदर्श आश्रम में रहकर वह हिरन, खरगोश, मयूर और बंदर के बच्चों पर अपना स्नेह बरसाती थी। तरह तरह के पिंजड़ों को लेकर वह दिन काट लेती थी। उस दिन जब उपाध्याय दंपति ने उसकी गोद में सोया हुआ शिशु दिया तो वह आनंद विभोर होकर चीख उठी, प्रशांत, आमार प्रशांत। उस दिन से प्रशांत स्नेहमयी का एकलौता बेटा हो गया। कुछ दिनों के बाद नेपाल सरकार ने निष्कासन की आज्ञा रद्द करके उपाध्याय परिवार को नेपाल बुला लिया। आदर्श आश्रम के पशु पक्षियों के साथ स्नेहमयी और प्रशांत भी उपाध्याय परिवार के ही सदस्य थे। उपाध्याय जी ने नेपाल की तराई के विराटनगर में आदर्श विद्यालय की स्थापना की। स्नेहमयी उसी स्कूल में सिलाई कटाई की मास्टरनी नियुक्त हुई। पलते हुए किशोर प्रशांत पर कर्मठ उपाध्याय परिवार की रोशनी नहीं पड़ती तो वह सितार के झल्लार और रविंद्र संगीत के बसंत बहार के दायरे से बाहर नहीं जा सकता था। उपाध्याय जी के जेठ पुत्र बिहार विद्यापीठ का स्नातक था और मंझला देहरादून के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी स्कूल का विद्यार्थी।
पुत्री शांति निकेतन में शिक्षा पा रही थी। छुट्टियों में जब वे एक जगह इकट्ठे होते तो शांति निकेतन में शिक्षा पाने वाली बहन चरखा चलाना सीखती। विद्यापीठ के स्नातक आश्रम भजनावली की पंक्तियों पर राविंद्रिक सुर चढ़ाते और अंग्रेजी स्कूल का स्टूडेंट सेवा दल के कवायदों के हिंदी कमांड के वैज्ञानिक पहलू पर बहस करता। अटेंशन में जो फोर्स है वह सावधान में नहीं। अटेंशन सुनते ही लगता है कि दर्जनों जोड़े बुट चटक उठे। ऐसे ही वातावरण में प्रशांत के व्यक्तित्व का विकास हुआ। हिंदी विश्वविद्यालय से ISC पास करने के बाद वह पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ। माँ की इच्छा थी कि वह डॉक्टर बने, लेकिन अपने प्रशांत को वह डॉक्टर के रूप में नहीं देख पाई। काशी वास करते करते काशी की किसी गली में वह हमेशा के लिए खो गई। एक बार लाहौर से प्रशांत के नाम पर एक मनी ऑर्डर आया था। विद्या का आशीर्वाद लेकर भेजने वाली थी श्रीमती श्रेयमयी चोपड़ा। एक माँ ने जन्म लेते ही कोसी मैया के गोद में सौंप दिया और दूसरी ने जन समुद्र की लहरों को समर्पित कर दिया। डॉक्टरी पास करने के बाद जब वह हाउस सर्जन का काम कर रहा था तो 1942 का देशव्यापी आंदोलन छिड़ा। नेपाल में उपाध्याय परिवार का बच्चा बच्चा गिरफ्तार किया जा चुका था। अंग्रेजी सरकार को पूरा पता था कि उपाध्याय परिवार हिंदुस्तान के फरार नेताओं की सिर्फ मदद ही नहीं करता है, गुप्त आंदोलन को सक्रिय रूप से चला भी रहा है। मंझला पुत्र बिहार के सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता था। वह पहले ही नज़रबंद हो गया था। प्रशांत भी तो उपाध्याय परिवार का था, वह कैसे बच सकता था? उसे भी नज़रबंद कर लिया गया। जेल के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के निकट संपर्क में रहने का मौका मिला। सभी दल के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। 1946 में जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो एक दिन वह हेल्थ मिनिस्टर के बंगले पर हाजिर हुआ। वह पूर्णिया के किसी गांव में रहकर मलेरिया और कालाजार के संबंध में रिसर्च करना चाहता था। उसे सरकारी सहायता दी जाए। मिनिस्टर साहब ने कहा था, लेकिन सरकार तुमको विदेश भेज रही है स्कॉलरशिप देके। जी, मैं विदेश नहीं जाऊंगा। पूर्णिया और सहरसा के नक्शे को फैलाते हुए उसने कहा था कि मैं इसी नक्शे के किसी हिस्से में रहना चाहता हूँ। यह देखिए, यह है सहरसा का वह हिस्सा जहाँ हर साल कोसी का तांडव नृत्य होता है, और यह पूर्णिया का पूर्वी अंचल जहाँ मलेरिया और कालाजार हर साल मृत्यु का बाढ़ ले आते हैं। मिनिस्टर साहब प्रशांत को अच्छी तरह जानते थे। इस विषय पर प्रशांत से तर्क में जीतना मुश्किल है, लेकिन सवाल यह है कि सवाल जवाब कुछ नहीं, मुझे किसी मलेरिया सेंटर में ही भेज दीजिए। मलेरिया सेंटर में? लेकिन तुम MBBS हो और मलेरिया कालाजार सेंटरों में LMP डॉक्टर लिए जाते हैं। तब क्या कहता है प्रशांत कि जब तक मैं यह रिसर्च पूरा नहीं कर लेता मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी डिग्री किस काम की है? अंत में केंद्रीय सरकार से सलाह परामर्श के बाद एक दिन प्रेस नोट में यह खबर प्रकाशित हुई कि पूर्णिया जिले के मेरीगंज नामक गांव में मलेरिया सेंटर खोला गया है। और जिस दिन प्रशांत कुमार आ रहा था, स्टीमर खुलने में सिर्फ 5 मिनट की देरी थी और उसने देखा कि एक युवती सीढ़ी से जल्दी जल्दी उतर रही है। कौन है? ममता। हाँ, ममता ही थी। ममता कौन थी? प्रशांत के बेस्ट फ्रेंड थी। आते ही बोली, आखिर तुम्हारा भी माथा खराब हो गया? तुमने तो कभी बताया नहीं, बलिहारी है तुम्हारी। ओ प्रशांत, तुम कितने बड़े हो, कितने महान। मैं तो अभी आ रही हूँ बनारस से। आते ही चुन्नी ने तुम्हारी चिट्ठी दी। रुमाल से फूल और बेलपत्र निकालकर प्रशांत के सिर पर झुलाते हुए ममता ने कहा था, बाबा विश्वनाथ जी का प्रसाद है। बाबा विश्वनाथ तुम्हारा मंगल करे और पहुँचते ही पत्र देना। किसने कहा? ममता, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो चलते हैं अगले भाग की ओर। भाग है 10। डॉक्टर पत्र लिख रहा है। जब मेरीगंज में आता है तब डॉक्टर क्या कर रहा है? ममता को पत्र लिख रहा है। ममता, तुमने कहा था कि पहुँचते ही पत्र देना। पहुँचने के 1 सप्ताह के बाद पत्र दे रहा हूँ। तुम्हारे बाबा विश्वनाथ ने मेरे आने से पहले ही अपने एक दूत को भेज दिया है। कौन दूत है वो? प्यारू। प्यारू सचमुच देवदूत है, इसलिए तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं।
7 ही दिनों में वह 2 बार उठ चुका है। कहने को तो वह डॉक्टर है, मगर समय पर नहीं खाने पीने से देह पर कितना खराब असर हो सकता है यह नहीं जानता है। इसी से प्यारू का पूरा परिचय तुम्हें मिल गया होगा। यह एक नई दुनिया है, इसे ब्रज देहात कह सकती हो। गांव का चौकीदार सप्ताह में एक बार हाजिरी देने थाने पर जाता है। वही मेरी डाक लाएगा और ले जाएगा। काम शुरू कर दिया है। सुबह 7 बजे से ही रोगियों की भीड़ लग जाती है। अभी जनरल सर्वे कर रहा हूँ, खून लेकर परीक्षा कर रहा हूँ। प्यारू कहता है कि यहाँ कौवों को भी मलेरिया होता है। यहाँ गड्ढों और तालाबों में कमल के पत्ते भरे रहते हैं। कहते हैं कि फूलों के मौसम में छोटी छोटी गड्ढिया में किस्म किस्म के कमली भर जाती है। लेकिन यहाँ के लोगों को तुम लोटस ईटर्स नहीं कह सकती हो। गड्ढों की परीक्षा कर रहा हूँ। यहाँ की धरती 12 महीने भींगी रहती है शायद। तब इसी समय कौन आ जाता है? विश्वनाथ प्रसाद। डॉक्टर साहेब। तो कहता है डॉक्टर कौन? विश्वनाथ प्रसाद। आइए, कहिए क्या है? डॉक्टर साहेब, ज़रा एक बार मेरे यहाँ चलिए। मेरी लड़की बेहोश हो गई है। बेहोश? क्या उम्र है? इससे पहले भी कभी बेहोश हुई थी? जी, 2-3 बार ऐसा ही हुआ था। तो पूछता है डॉक्टर उम्र क्या है? यही 16-17 साल की है। ज़रा जल्दी चलिए। जाके देखता है तो बंद कमरे में एक चारपाई पर नीली रजाई में लिपटी हुई युवती का गोरा मुखड़ा बाहर है। बाल खुले और बिखरे हुए हैं। आंखें बंद है। कोठरी में लालटेन की मध्यम रोशनी हो रही है। रोशनी कम और धुआं ज़्यादा। डॉक्टर खिड़कियां खोलने के लिए कहता है और जेब से टॉर्च निकालकर युवती के चेहरे पर रोशनी देता है। चेहरा ठीक है, सांस ठीक है, नाड़ी भी दुरुस्त है। डॉक्टर आंखों की पलकों को उलटता है, मानो कमल की पखड़िया हो, ब्राइट। पेट, कब्ज तो नहीं? कोई जवाब नहीं देता है। घूंघट काढ़े खड़ी औरत के घूंघट आपस में मिलते हैं। एक अधेड़ स्त्री आगे बढ़ाती है। वह कौन है? युवती की माँ है। जी, कब्जियत नहीं है। घर की नौकरानी पर्दा नहीं करती है। कहती है डॉक्टर बाबू लर लगा के देख लीजिए। यानी स्टेथोस्कोप को क्या कर रही है? डॉक्टर बाबू लर लगा के देख लीजिए। लर अर्थात स्टेथोस्कोप। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि इससे डॉक्टर रोगी के अंदर की सारे बातों को जान लेता है। क्या खाया है, पेट में पचा है या नहीं पचा है, सब। सुई दीजिएगा। डॉक्टर सिरिंज ठीक करता है। युवती आँख खोल देती है। सुई के नाम पे युवती क्या करती है? आँखें खोल देती है। सुई नहीं, नहीं सुई। माँ, अरे बाप। अच्छा, सुई नहीं देंगे। कैसी तबीयत है? अच्छी बात। क्यों बेहोश हो गई? हाँ, बेहोश कैसे हुई? डर लगा था। काहे का डर लगा था? तब इसके बाद देह घूमने लगा। ठीक है, अब कैसी है? डर तो नहीं लगता? दवा भेज दूंगा, अब डर नहीं लगेगा। दवा? दवा दवा नहीं खाऊंगी, मैं दवा नहीं पीऊँगी। वाह, सुई भी नहीं लेनी है, दवा भी नहीं लेनी है। अरे दवा कुछ नहीं है, मीठी दवा है। सभी हंस पड़ते हैं। युवती के मुरझाए हुए लाल ओठों पर मुस्कुराहट डोर जाती है। आँखों की पलकें जरा उठकर मानो डॉक्टर को डांट देती है। हट, दवा भी कहीं मीठी होती है। बाहर आकर डॉक्टर तहसीलदार से कहता है, घबराने की बात नहीं है, दवा भेज देता हूँ। इससे पहले कितनी देर तक बेहोश रहती थी? तब क्या कहते हैं तहसीलदार साहब? करीब 1 घंटा। ज्योतिकी जी के एक बार जंतर बनवा के दिया, झाड़ फूक भी करवाया कर रखा। डॉक्टर साहेब, बस यही मेरा बेटा, यही मेरी बेटी, मेरी सब कुछ यही है। कौन? वो जो कमली है, तहसीलदार साहब के सब वही है। तो डॉक्टर कहता है ठीक हो जाएगी। सेंटर में आकर डॉक्टर सोचता है कि क्या दिया जाए। मीठी दवा, ब्रोमाइड। अजी, तुम्हारा नाम क्या है? वो जो साथ आता है उसको लेके दवाई भेजने के लिए, तो उससे पूछा अजी तुम्हारा नाम क्या है? तो कहता है मेरा नाम जी रंजीत है। तहसीलदार साहब के यहाँ कितने दिनों से नौकरी करते हो? तो कहता है रंजीत, क्या बहुत दिनों से, लड़कइये से करते हैं। 1-2 बीड़ी है तो दीजिए डॉक्टर बाबू। प्यारू रंजीत को बीड़ी पिला। प्यारू बीड़ी
दिया सिलाई दे जाता है। बीड़ी सुलगाकर रंजीत अपने आप कहता है, डॉक्टर बाबू, तहसीलदार को दिन दुनिया में बस यही एक बेटी है। कितना मानत मनैती के बाद कमला मैया ने निहारा तो एक बेटी हुई है। मगर रंजीत बीड़ी की राख झाड़कर चुप हो जाता है। डॉक्टर ने लक्ष्य किया कि रंजीत ने मगर पर आकर पूर्ण विराम दे दिया। मगर क्या? यही देखिए ना कि 3 जगह बातचीत चली, मगर पहली जगह से तो पान देने की बात भी पक्की हो गई थी। ठीक तिलक पान के दिन लड़के की माँ मर गई। बताता है कि जो कमली है, इसका जो शादी का बात 3 जगह चला था। जो पहला जगह था वहाँ तो तिलक उलक की बात सब पक्की हो गई थी, लेकिन तिलक पान के दिन लड़के की माँ मर गई। दूसरी जगह बातचीत ठीक हुई तो उसके घर में आग लग गई, और तीसरे लड़के को तो मैया हो गया और इंतकाल हो गया। अब कोई लड़का वाला तैयार ही नहीं होता है। 1000, 2000, 5000 रुपया भी कबूलते हैं, लेकिन आखिर में एक पछवरिया कैद को घर जमैया रखने के लिए लाए। बस उसी दिन से कमली को मिर्गी आने लगी। लोग तो कहते हैं कि कमला मैया नहीं चाहती है कि कमली की शादी हो। कमला मैया भी कुमारी ही थी ना। अब आप लगे हैं, किसी तरह कमली दैया को आराम कर दीजिए डॉक्टर बाबू। जो बख्शीद मांगिएगा तहसीलदार दे देंगे। देखो रंजीत, 3 खुराक दवा है, मीठी दवा है। तुम्हारी कमली दैया को आराम हो जाएगी। कल सुबह फिर एक बार खबर देना, समझे? 3 खुराक खाएगी क्या? अभी अभी दूध रोटी खिला देना। रंजीत, एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। कौन? रामदेल। क्या है? कमली दैया फिर से बेहोश हो गई। तहसीलदार साहब कहीं है कि डॉक्टर बाबू फिर एक बार ज़रा तकलीफ़ करे। डॉक्टर घड़ी देखता है, 9:10। कुछ ही देर में समाचार होंगे। डॉक्टर कुछ सोचकर कहता है, रंजीत, वह बक्सा उठाओ और ले चलो। बेतार का खबर। हाँ, कमली दैया का इलाज बेतार से ही होगा। वो जो कमला फिर पहले की तरह बेहोश पड़ी हुई है। उसकी आंखें बंद है, बाल बिखरे हुए हैं। डॉक्टर को रोग का निदान मिल गया है। वह अपने बैग से शीशी, सिरिंज वगैरह निकालता है। सुई सुई। कमला फिर होश में आ जाती है। जब सुई को देखती है तो फिर वह होश में आ जाती है। तो डॉक्टर कहता है, बगैर सुई के आपका रोग आराम नहीं होगा। डॉक्टर सिरिंज ठीक करता है। दवा दीजिए डॉक्टर साहब, मैं सुई नहीं लूँगी। तो फिर डर क्या था? हाँ रंजीत, दवा की शीशी कहाँ है? लाओ, बक्सा यहाँ ला कर रख दो। हाँ, पी लीजिए। ठीक है। कैसी है दवा? मीठी है ना? डॉक्टर पोर्टेबल रेडियो को खोलकर मीटर ठीक करता है। यह ऑल इंडिया रेडियो है। रात को 9:15 बजे हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनिए। डर लगता है माँ? देखिए, डर की कोई बात नहीं, सुनिए। मुझे उठा दो माँ। उठिए मत, लेटी रहिए। अब आप सविता देवी के एक मैथिली लोकगीत सुनिए। मायगे हम ना बियाह अपन गौरा के, जो बुढ़वा हो तो जमाएगे माये, रेडियो पर बजता है। ओ माँ, कमला खिलखिलाकर हंस पड़ती है। शादी के गीत हो रहा है। हम ना बियाह अपन गौरा के। कोठरी और आंगन के घूंघट काढ़े औरत की भीड़ लग जाती है। कमला पर ब्रोमाइड का असर हो रहा है और उसकी आंखें में नींद झांक रही है। इस प्रकार भाग 5 से भाग 10 का महिला आंचल का यह सत्र समाप्त हुआ। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।